कि मैं यूं कह सकता हूं कि अभी भी आप जोन से पास पेपर्स करने के काबिल हो चुके हैं, जो सारे यकदम तो नहीं करने लेकिन निशान लगाते रहे मेरे साथ, जो हमने बहरहाल करने हैं, हमने मतलब अब आपने करने होंगे और मैं आपको वो तोड़ तोड़ कर देता रहूंगा और दो दो तीन तीन करके होमवर्क, लेकिन वो सारे टिक कर लें एक बार में। पास पेपर पेज नंबर 656 में आए ताकि हमें पता हो कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। इन्वेंट्री तकरीबन खत्म है। आज शाम की क्लास में हम हाफ क्लास में इन्वेंट्री पढ़ेंगे और हाफ क्लास में हम रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करेंगे और उसका सारा कॉन्सेप्ट लेके खत्म कर लेंगे उसको। फिर इंशाल्लाह मंडे को फुली हम, क्योंकि हमने तोड़ तोड़ के रेक्टिफिकेशन तो पड़ी हुई है, लेकिन जो आपके साथ वादा था कि ट्रायल फिर सस्पेंस, वो सस्पेंस जो आपके जहनों में है अभी तक, वो क्या होता है, वो कुछ बेसिक से टाइप्स ऑफ एरर, इस तरह की बेसिक चीजें हैं जो प्योर रेक्टिफिकेशन के टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो आज शाम की क्लास में होंगी। तो अगर किसी का इरादा है शाम की क्लास छोड़ने का तो उस इरादे को मुलतवी फरमा दें और शाम को पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लें क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 टिक कर लें, टिक कर लें। कोई क्वेश्चन कर लिए होंगे, कुछ करने हैं, लेकिन टिक कर लें। ये बता रहा हूं कि आप इस वक्त कौन कौन सा क्वेश्चन करने के काबिल हैं। क्वेश्चन 1 टिक करें, 2 को टिक करें। पास पेपर पेज 656। अच्छा, जो क्वेश्चंस कर भी सकते हैं लेकिन मैं कुछ इसमें से छोड़ दूंगा, आपने भी उनको करना फिर नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको रिवीजन प्लान उम्मीद है एंड पे दूंगा इंशाल्लाह, जैसे ही टाइम मिलेगा बैठ के बना लूंगा। वो रिवीजन प्लान में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं टिक करा रहा हूँ ना इस वक्त, उसके अलावा फिर कोई क्वेश्चन जब तक मैं ना कहूँ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कितना वो काम आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम पास पेपर्स को करते आ रहे हैं, हम सवाल जो भी उठाते हैं उसमें हमें 70% सवाल आता होता है, एक दो एडजस्टमेंट्स हर दफ़ा ही नहीं होती हैं। तो बहरहाल वो उस रिस्क को हम जितना भी चाहें कवर नहीं कर सका करते, इसलिए बस एक मुनासिब सी एफर्ट चाहिए होती है। वो मुनासिब से हम ऑलरेडी ज़्यादा ही कर रहे हैं एफर्ट, ठीक है। तो टिक करते जाइएगा, जो क्वेश्चन छोड़ दूं बस वो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 टिक करें, 2। क्वेश्चन नंबर 5 इसको टिक भी करें, आज का होमवर्क भी है ये। अच्छा, पास पेपर नंबर 5, पास पेपर 5 का नाम है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, स्प्रिंग 16। टिक कर लिया, आज का होमवर्क भी ये आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का नाम है जामिल ट्रेडर्स, अटेम्प्ट है स्प्रिंग 17। क्वेश्चन नंबर 6 जामिल ट्रेडर्स, स्प्रिंग 17। बड़े रीसेंट क्वेश्चंस हैं, आप इस वक्त भी ये सवाल कोई भी इनमें से करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 और 6 मैंने आपको होमवर्क दिए हैं बगैर कुछ पढ़ाए, ये आप कर सकते हैं। ये सारे काम हमने कर लिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से 2-3 आज के होमवर्क में रखूंगा, ऐसे ही बाकी सिर्फ टिक करवा रहा हूं, फिर हम वो आहिस्ता आहिस्ता होमवर्क में लेते रहेंगे। वैसे तो कल संडे है ना, हाँ, तो आज ज्यादा होमवर्क हो सकता है, ठीक है। ओके, सुन लें। क्वेश्चन नंबर 7 टिक करें। इसमें रिवर्स फॉरवर्ड बड़ी आसान सी वर्किंग का सवाल है, 10-10 मिनट में होने वाले ये सवाल हैं आपके लिए, 8-10 नंबर के सवाल हैं। आपको मसला नहीं होगा इनमें से किसी को करते हुए इंशाअल्लाह। जिसमें मसला होगा वो मंडे को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को टिक कीजिए, 5 मिनट में होने वाला ये सवाल। अच्छा, वैसे रिक्वायरमेंट पढ़ लें, आप कहेंगे पता नहीं करवाया जा रहा है टिक। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस। ऊपर कह रहा है सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 30 यूजेस परपेचुअल। ठीक हो गया, सही है ना। परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री का लेजर बनेगा, वो वाली एंट्रीज करनी है। अब पहली एंट्री, पहला कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, रिटर्न गुड्स, परचेज गुड्स, कैरेज इनवर्ड, कस्टमर रिटर्न, कैश सेल्स, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में पता लगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी पहुंच से अब बाहर रहे। परपेचुअल सिस्टम की जो एग्जांपल कल हमने कर ली है उसमें सब कुछ ही ऑलरेडी कवर्ड है। ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में है। अभी तक होमवर्क पूरा 1 घंटे का नहीं बना, नहीं, ये फजूल में बात करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है। आप जो बात कह रहा हूं उसको सुने और समझें, टाइम नहीं है। पहले मैं लेट आया हूं, बच्चे गिला कर रहे हैं, तो बैठ जाओ।
10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, और ये 10 मिनट का भी नहीं है, आपके सामने एंट्रीज है, 5 मिनट में आप पड़का के उधर मारेंगे इनकी एंट्रीज को। बहरहाल ये 1 घंटे तक का होमवर्क नहीं बना, और कल वीकेंड है, क्लास भी ऑफ है, तो 2-2.5 घंटे का होमवर्क होगा। क्वेश्चन 9 रहने दें, 10 रहने दें, 11 चलें, इसको मैं जब करवा दूंगा बात को तो उस वक्त कर लेंगे, फिलहाल इसको भी रहने दें, 12 भी रहने दें, 13 भी छोड़ें, 14 को टिक करें। एक छोटी सी बात इसके अंदर है, वो समझ के ये सवाल कर लेंगे। 15 तो पहले ही मुसीबत पड़ी हुई है, मैंने हाथ से लिख के देना है, तब जान छूटनी है, वो रहता है अभी मेरे तरफ से, ठीक है। 14-15 को भी टिक कर लें। 14 को आप मंडे वाले होमवर्क में, संडे वाले होमवर्क में रख सकते हैं, पास पेपर 14। ओके, ये सारे सवाल वो हैं जो अब आप जिस इनके करने के काबिल आप हो चुके हैं। एक एक एंट्री बस होगी जो परेशान करेगी, इक्का दुक्का एंट्री, और कुछ भी नहीं होगा जी। नंबर 17, नंबर 18 और नंबर 19, इनको तीनों को टिक करें। 18 मैंने आपको कल करवाया था, 5 से कितने बच्चों ने घर पे किया और सॉल्यूशन चेक किया था, सही था? ओके। 19 कितने बच्चों ने किया था? सही था बिल्कुल कि नहीं? मसला आया? सिर्फ इंपोर्ट की फिगर वो निकालने में मसला आया? अच्छा चलें ठीक है, कर लेते हैं डिस्कस, उसको है शाम की क्लास भी हमारे पास। बहरहाल ये तीनों सवाल टिक कर लें। दिल तो मेरा कह रहा है कि 17 भी आज के होमवर्क में पड़ जाए, और बस फिलहाल तो बस कोई और बहुत ही अच्छा सवाल नजर आ गया तो वो करेंगे। अच्छा जी, 18-19 के बाद 20 को रहने दें, 21 को रहने दें, 22 को रहने दें, 23 को रहने दें, 24 को रहने दें, 25 को कर लिया है, टिक कर लें, इसलिए क्योंकि ये सारे फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्किंग के हैं, तो 3-4 सवाल काफी है ना, और काम आता है आपको। 26 की नहीं, 25 होमवर्क में नहीं लिया था बशीर वाला? वो कौन सा होमवर्क में लिया था? 28 लिया था साकिब? बेटा 26 तो हमने क्लास में किया था ना, 28 होमवर्क में लिया था, करके भी आए थे, तो बस उसी को टिक कर लें। 26 टिक करें, 28 टिक करें, 29 के साथ लिखें इंपॉर्टेंट, हो सकता है मैं शाम की क्लास में ये करवाऊं, ये एक अलग से सवाल है, अलग किस्म का। 29 फैशन ब्लू। मैंने आपको प्लीज 19 के बाद जो अगला टिक करवाया ना सवाल करने के लिए, वो करवाया है आकर 26वां। दरम्यान में कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा हूं। 26 के बाद, और वो 26वां आपने करना क्या है, वो कर लिया हुआ है, वो हो चुका हुआ है। उसके बाद 28वां आपने होमवर्क में कर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 29 को मैंने कहा 28 की तो पूछ लीजिएगा, कर लेंगे। ओके, 28 की होमवर्क में था ये, ठीक है। 29 के साथ लिखें इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख के उसके साथ लिखें अपनी तर्ज का अकेला सवाल है ये भी बता दूं, पूरे पास पेपर्स में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ये अकेला ही है, अपनी तर्ज का एक ही है, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये आया था 2009 में, फैशन ब्लू, ठीक है। तो ये बहरहाल मैंने करवाना है, आपने खुद नहीं करना है ये, ठीक है। लेकिन इसको टिक करें, ये मैंने करवाना है, मेरे जिम्मे। उसके बाद 30 छोड़ें, 31 छोड़ें, 32 टिक करें, ये आखिरी सवाल होगा आपके होमवर्क का, बस बस और नहीं। 32 है, सोलर पैनल वाली कंपनी है, अ कंपनी डील्स इन सोलर पैनल्स। ये बहुत मुश्किल लगेगा देख के सवाल, होना कुछ नहीं है, ये अभी डिस्कस करता हूं होमवर्क में देने से पहले, ठीक है। 33 आप कर चुके हैं, टिक करें। 35 आप कर चुके हैं, टिक करें। (33) किड्स पार्टी है। 35 डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें 60-40 किया था हमने, वो एनआरबी वाली मुसीबत वाली एडजस्टमेंट जो खाम में समझ नहीं आ रही थी आपको, आसान सी बात थी।
उसके बाद वैसे 37 को भी टिक कर लें, बड़े आसानी से कर सकते हैं, इस सवाल को भी कर लीजिएगा खुद किसी वक्त, और उसके अलावा बस और कोई टिक नहीं करना। अब ये जितने, ये बहुत बहुत डिटेल्ड टॉपिक है ना ये, तो इसके अंदर जरा टिक गिने टोटल कितने हैं, कितने सवाल हैं टोटल, इसमें सारा टॉपिक कवर्ड है, और जिसमें से हम मोस्टली अब 18 क्वेश्चंस हैं टोटल बस, और पूरा इन्वेंट्री का टॉपिक है, ठीक है। तो इससे इसको ज्यादा तो नहीं समझ रहे ना, मैंने तो आज इकट्ठा टिक करवा दिया। इसमें से कुछ हमने कर रखे हैं और कुछ ऐसे हैं जो मैंने सवाल करवाया है उससे कमतर दर्जे में, और आईकेप के पास पेपर है, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीजें रखी हुई थी, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ पहले होमवर्क डिस्कस करता हूं, जो होमवर्क में मैंने आपको सवाल लिख के दिए हैं, ताकि इसमें आपको पता लग जाए कि ये हमारा 2 से 2.5 घंटे का जो होमवर्क है कल का, इसमें क्या कुछ पड़ा है। उसके बाद फिर हम लॉसेस को कंप्लीट करेंगे, जो कल वाला हैंड आउट था, और मैं मजीद देखता हूं कितना टाइम बचता है, आज क्या करते हैं। लॉसेस तो 15-20 मिनट आधे घंटे में हो जाएंगे जो रहते हैं, ओके। आ जाए सबसे पहले 32 पे। 32 क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है सबसे पहले नंबर पे। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 के बाद 14 है, 14। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, तो वो देखते जाओ, उसके साथ होमवर्क लिखते जाओ। सबसे पहले होमवर्क लिखो 32 के साथ, लिख दिया। अब मैं इसको डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ। ये सबसे मुश्किल सवाल है इस सारी लिस्ट में। बाकी किसी सवाल ने आपको जरा भी टेंशन नहीं होनी, आपने कोई परवाह नहीं करनी करते उन सवालों को, क्योंकि हर सवाल में 70-80% क्वेश्चन बड़े आराम से आपसे हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स इन सारे सवालों में आपके पास मौजूद। पढ़ के देखते हैं, ठीक है। इस सवाल के अंदर आपको थोड़ा सा मसला आएगा, तो मैं सबसे पहले इसी सवाल को डिस्कस करता हूं आपके साथ। हमजद ये लिस्ट ले लें बेटा, हमजद ये लिस्ट, मैं जरा सफ़े शफ़े निकाल के किताब को खाली करके किताब वहां लेके जाता हूँ, ठीक है। बैठ के बात करेंगे, आइए बैठ के बात करते हैं। ये है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाले 15 मिनट, जिससे आपको पता चलेगा कि पास पेपर में जो कुछ है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास है, ठीक है। तो हम अब इसमें भी मार नहीं खाएंगे। तो फिर फाइनल अकाउंट तो वैसे तैयार है हमारा, सिर्फ काबू करना है। हमने 6, 7, 8 जितने सवाल मैंने करवाने हैं ना आपको, उसमें सिर्फ ये करना होगा कि कैसे इस इतने बड़े सवाल को काबू में करना है। बस सवाल करने का तरीका सीखना है, सारी एडजस्टमेंट्स हमें आती हैं, वो तो वैसे अलग-अलग पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ओवर कॉन्फिडेंट तो आप हैं नहीं, आपको हर टेस्ट के अंदर वो चोट लगी हुई है, तो अल्लाह से डरते डरते जाना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 पे आए, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। अ कंपनी डील्स इन सोलर पैनल्स, इसका मतलब इसकी इन्वेंट्री क्या होगी, सोलर पैनल होगी ना। विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, चाइना से इंपोर्ट करते हैं सोलर पैनल्स, फिर उसमें डील करते हैं, मतलब यहां बेचते होंगे। अब देखो इस सवाल को कंपेयर भी थोड़ा थोड़ा करते रहना। क्या नाम है अपना सुपीरियर वाला भाई, अभी कल ही तो किया है, उसने भी क्या किया था, वो भी इंपोर्ट ही कर रहा था चीजें और बेच रहा था। यहां पे ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं और बेचेंगे, जाहिर है डील जो करते हैं उसमें, ठीक है। फर्क फिर मुझे बताना है आपने। द कंपनी फॉलोज अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पहला फर्क तो यही पता लग गया। अच्छा सवाल नाम भी बताए ना, तो अगला डाटा बताएगा हमें, या यहां पे पढ़ते ही हमें अगली बात पता लग गई कि अब डेट वाइज रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है। ये तो पहला फर्क नजर आ गया। सुपीरियर वाला कल वाले सवाल में हमने पीरियोडिक सिस्टम देखा था, तो फिर कॉस्ट निकली थी शॉर्टकट से। अगर यहां पे कॉस्ट निकालनी पड़ गई तो वो निकलेगी डिटेल्ड इन्वेंट्री। चलो फिर रिक्वायरमेंट भी पढ़ ही लीजिए। प्रिपेयर डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंट्रीज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, अंडरलाइन करें, और इसके ऊपर वही वाली बात लिखें। ये रिक्वायरमेंट ना मैंने कल वाले सवाल के अंदर कॉपी कर ली है, हुई थी यहीं से जब बनाया था ना सवाल, तो एज इट इज ये उठा के लिखी हुई है। बेशक इसको आप मैच करके देख लीजिएगा अपनी एग्जाम्पल वाले सफे से, यही बातें लिखी हुई थी स्वाई डेट के। बाद में करना मैच, जो कल हैंडआउट दिया जिसको आज दोबारा ओपन करना है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्क्लोजर दो, मतलब डिस्क्लोज करो। तो फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री की कॉस्ट जाती है या एनआरवी जाती है,
वैल्यू जाती है, आप कहें ना कॉस्ट जाती है ना एनआर, वैल्यू, और वैल्यू के लिए कॉस्ट भी चाहिए और एनआर। तो आज भी कॉस्ट चाहिए, कल भी चाहिए थी। कल कॉस्ट निकली थी शॉर्टकट से, आज कॉस्ट निकल रही है, निकलेगी अगर तो। देखें ये बहुत अपने हिसाब में बहुत मुश्किल सवाल है। अगर ये पढ़ते हुए आपको लगा कि हम ये कर सकते हैं और करते हुए 50-60% सही हो रहा है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि हमें ये टॉपिक काफी हद तक काबू में हमारे आ गया। ठीक है, पढ़ते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, अच्छा सॉरी, परपेचुअल सिस्टम एंड वैल्यूज इस इन्वेंट्री ऑन एवरेज बेसिस, यानी कार्ड जो बनाएंगे उसमें एव को यूज करेंगे, हर परचेज के कॉलम की हिट पर नया एवरेज रेट निकालेंगे और सेल के कॉलम में हमेशा रिसेंट रेट को रिकॉर्ड करते रहेंगे। क्लियर? हाय कहता है डिटेल ऑफ सेल एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 15 आर एज फॉलोज। अब इन्होंने ना वो मंथली बेसिस पे डाटा था, इसने पूरे साल का बता दिया। ठीक है, जिसमें कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑन यकम जुलाई 14, ओ ये तो साल के दरमियान में शुरू हो गया है। यहाँ यकम जुलाई 14 स्टार्ट है, 30 जून 15 ईयर एंड है, तो ये साल हमारा यकम जुलाई 14 से शुरू होके 30 जून 15 पे खत्म हो रहा है। ओके, एवरीथिंग इज ओके? ओके रखो जी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑन यकम, ऐसे नहीं, ऐसे करो, जल्दी करो, ऐसे बदतमीज आदमी मुँह चढ़ाते हो उस्ताद को। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑन यकम जुलाई अमाउंटेड टू 49 million एंड कंसिस्टेड ऑफ 2450 सोलर पैनल्स। अब ओपनिंग स्टॉक में ऐसे लिस्ट नहीं लिखनी जैसे कल लिखी थी, बल्कि ये तो कार्ड बनेगा और उसमें बैलेंस वाले कॉलम में ये स्टॉक नजर आएगा। आएगा? अच्छा, अगर मैं ये वैसे ही देता सवाल डिस्कस किए बगैर तो कर ना लेते ये जरा, हर नहीं वैसे नहीं, पर करना तो है मैंने डिस्कस, ठीक है, लेकिन ये हर स्टेप पे ना ये सोचते रहना कि हाँ अगर ये हमें बताते ना भी तो हम ये कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, अपने लिए जरा। फिर कहता है जी परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज, और दो परचेजेस हुई हैं 30 सितंबर पे 4200 यूनिट्स, 4200 सोलर पैनल हमने मंगवाए, खरीदे 78,120, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ है तो फिर ऊपर वाले को भी रुपीज इन, सारा सवाल ही थाउजेंड में कर लेना, ठीक है, इजी हो जाएगा, रुपीज इन थाउजेंड्स। यूनिट्स नहीं है थाउजेंड्स में, सिर्फ रुपीज थाउजेंड्स में लिखे हुए हैं उसने। ओके, अच्छा, दो परचेजेज आई हैं 30 सितंबर और 31 मार्च को। कॉस्ट्स रिलेटेड टू इंपोर्ट वर 29% ऑफ purchase cost, 12% are non-refundable and 17% are refundable. इस 29% को ना जरा बीच में ब्रैकेट लगा दो, कल बताऊंगा। अब यूं लिखोगे, कॉस्ट यूं पढ़ोगे, कॉस्ट रिलेटेड टू इंपोर्ट वर 29 से ब्रैकेट लगाएं और 29 पे ब्रैकेट क्लोज कर दें, यानी 29 को नहीं पढ़ना। क्यों कहना चाह रहा हूं, ठीक है? अच्छा, बेसिकली पता है यहां पे उसने अंग्रेजी की क्या वो मारने की कोशिश की है। परचेज लेट्स से 100 रुपए एक यूनिट की परचेज प्राइस है, उसने कहा जी इसमें 29 रुपए ना इंपोर्ट ड्यूटी है, उस 29 में से 12 नॉन रिफंडेबल है और 17 रिफंडेबल है। अब आपने ये नहीं करना, खुद सोचो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप पहले निकालो 100 का 29%, 29, फिर 29 का 12% लो और 29 का 17% लो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। खुद सोचो कि 29 में से 12% और 17% आपने ले लिया, तो बाकी किधर गया फिर 71%? सही है ना, बात समझो? हाँ ठीक है, तो इसलिए इस 29 को मैंने ब्रैकेट लगवाई कि इससे धोखा नहीं खाना। असल में वो कहना ये चाह रहा है कि परचेज प्राइस का 12% नॉन रिफंडेबल है इंपोर्ट ड्यूटी और परचेज प्राइस का ही 17% रिफंडेबल है, तो ये दोनों मिलाकर परचेज प्राइस का 29% बनते हैं। ये बात के अलावा कोई परेशान कुन बात कोई नहीं थी। जरा पढ़ लें इसको, जिन बच्चों की शक्लों में मुझे परेशानी नजर आ रही है ये बात नहीं समझ आई।
भाई देखो प्रूव कर लेते हैं। एक चीज 100 रुपए की है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी इसमें इसका 29% जो है 29% है इंपोर्ट ड्यूटी। बताओ कितना बनता है? 29 बनता है। ये देखो 29 बनता है। अब आप अगर इस 29 का लेते हो 12% तो कितना बना? दो लो जल्दी जल्दी करो। है 3.4 और 17% 4.9। ये टोटल कितना बन गया? अच्छा जी, ये कितना बन गया अब तो बता दो। 8। अच्छा, आप कह रहे हैं कि परचेज का 29% इंपोर्ट ड्यूटी है, जिसमें से आप कह रहे हैं, अगर आप इस तरह से सोचें जैसे आपका सोचने का दिल कर रहा था, है ना, ठीक है, आप कह रहे हैं परचेज का 29% इंपोर्ट ड्यूटी है, जिसमें से 3 रिफंडेबल है जो भी था, ठीक है, 5 नॉन रिफंडेबल है, तो फिर बाकी का 21 किधर गया? सेमी रिफंडेबल। हाँ, सेमी नॉन रिफंडेबल गलत हो गया ना। अगर अगर 100 का 29% है इंपोर्ट, तो फिर ये पूरा बंट जाए ना, नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल में 2 ही चीजें हैं, तो बेसिकली ना ये परेशान करने के लिए दिया हुआ था। सॉरी, ये आपको क्या करना चाहिए था? आपको ये वाला एरिया यूं देखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कहें, 100 का 12% और 100 का 17%, ये कितना बनता है? 12 और 17, ये टोटल कितना बनता है? 29। अब ठीक है, अब ओके, ठीक है, परचेज का 29% है इंपोर्ट ड्यूटी, इसमें से वो क्या कह रहा है, ये जो 12 है ये नॉन रिफंडेबल है और 17 रिफंडेबल है, इसको ऐड कर देना कॉस्ट में परचेज की, इसको IGNORE कर देना। ओके, क्लियर है ये बात? बस यही बात समझाने वाली थी, बाकी इसमें कुछ नहीं समझाने वाला। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। परचेज परचेज ऐड कर लोगे? अच्छा, साथ साथ ही ऐड करते जाना ना, ये ना अलग वर्किंग ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही तो निकला है इसमें अंदर, सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करनी है, ठीक है ना। आगे कहता है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज अंडर, और 4 सेल नजर आ रही हैं हर डेट पे यूनिट्स। देखा, डेट वाइज सेल नजर आ रही है, डेट वाइज सेल नजर आ रही है। सुपीरियर वाले सवाल में नहीं थी, इसीलिए वो पीरियोडिक से करना पड़ा, और इसीलिए ये परपेचुअल से हो रहा है, डिटेल्ड कार्ड बन रहा है हमारा। हम तरतीब से चलेंगे, हम कहेंगे 30 सितंबर को परचेज हुई, फिर 31 जुलाई 14 को सेल हुई, 31 अक्टूबर 14 को सेल हुई, फिर 28 फरवरी 15 को सेल हुई, फिर 31 मार्च 15 को परचेज हुई, और फिर 15 मई 15 को दोबारा सेल हुई। तरतीब से चले, डेट वाइज चले, हम भी चल लोगे ना। अच्छा, आगे कहता है, पॉइंट नंबर 4 को बाद में पढ़ते हैं। ऑन 31 मई 15.5 पहले पढ़ो। ऑन 31 मई 15, साल खत्म होने से 1 महीना पहले, 50 सोलर पैनल्स वर टोटली डैमेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ को अंडरलाइन करें। बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट कब होता है जी? चलें बैड डेट भाई कह रहे हैं, बैड डेट कब होता है? जब पैसे नहीं आने। तो इन्वेंट्री कब बैड डेट हो गई फिर? जब पैसे नहीं आने। मतलब ये क्या है? ये टोटल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस ही होता है ये, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करेंगे, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करनी है तो एंट्री होती है कैश या, सॉरी मेरे झूले से उधर कर लो ना इस किताब को, मेरे झूले से इधर ऐसे जी। क्या एंट्री होती है जी? कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। अब हमने देखा तो सवाल में कहीं इंश्योरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, इंश्योरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं। अब क्या करें, क्या करें? सही है, कैश इंश्योरेंस 0, कैश इंश्योरेंस 0। 50 सोलर पैनल 31 मई पर हैं, तो 31 मई पे तो सारे रेट्स निकल चुके होंगे ना, मोस्ट रिसेंट रेट आ रहा होगा एंड में। वो जो कल हमारे 2 जले थे, यहां पे कितने समझो जल गए हैं? 50 रेट मौजूद होगा, लगाओगे अमाउंट आ जाएगी, वही एंट्री है जो कल हमने की थी। तो सवाल में तो ये मैं कह रहा हूं, ये सबसे मुश्किल सवाल है जो मैंने आपके सामने रखा है। उसमें मुश्किल, उसमें है भी मुश्किल भी क्या है, ऐसे जरा रंग रोगन सवाल का,
है अंग्रेजी अंग्रेजी निकलना निकलना कुछ भी नहीं, चूहा ही निकलना है इतना पहाड़ खोद के भी। इंशाल्लाह अब कर लेंगे इसको। अच्छा जी, फिर कहता है ऑन 30 जून 15 there was a significant decline in prices of solar panel as a new type of solar panel was introduced in the market। लो जी, आ गया कंपेटिटर, आ गया एरियल। सर्फ एक्सेल के पड़े हुए यूनिट्स जो हैं उन्होंने डरना रोना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं अहुन नहीं विकते 4000 दे, आ गया वे एरियल। सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ गया है आपके पास पड़े हुए सोलर पैनल्स में, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। शायद उन्होंने डिक्रीज प्राइस के ऊपर कोई नए किस्म के सोलर मून पैनल्स निकाल दिए होंगे उन्होंने। रात चांदनी चांद की हो तो बिजली बनती है साथ साथ, तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा नहीं है ठीक है, दिन भी बिजली बनेगी रात भी बिजली बनेगी, ठीक है ओके। तो वो कहता है ऑन 30 जून 15 देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन in the prices of solar panels as a new type of solar panel was introduced in the selling prices are now 18,500 पर यूनिट। अच्छा ऐसे ही जरा चेक तो करो पहले किस किस्म की प्राइसेस आ रही थी, ऐसे ही जरा 52,500 डिवाइड बाय 2100 करो जरा कैलकुलेटर से। पुरानी सेल्स वाला कितने कितने की हो रही थी, लगे तो सही, पता तो लगेगा वाकई ये डिक्लाइन कह रहा है, डिक्लाइन ही है। 52,500 आगे 3 सिफरें डाल लो ना, डिवाइड बाय 2100, 25,000। अगले को चेक करो, अगली सेल पे 48,750, 23,700। अगली को चेक करें 55,200 बटा 2300, फिर 24,000। अच्छा, और 53,110 बटा 200, 2260, यानी कि 23 से ऊपर ऊपर ही थी सारी प्राइसेस। तो सही कह रहा है बेचारा कि नॉर्मली जो हम 23,000 से भी ऊपर एक पैनल बेचते थे, डिक्लाइन आ गया है। 30 जून पे पता लगा है कि आ गया है डे एंड नाइट सोलर डे एंड नाइट पैनल, ठीक है जी। अब उसमें दिन रात बिजली बनेगी, तो हमारे वाले सोलर पैनल की जो सिर्फ दिन में बिजली बनाता था, कीमत गिर गई है 18,500 पे आ गई है। वाकई सही कह रहा है। लेकिन ये अब किन यूनिट्स के बारे में कंसर्न होगा, है न्यू नहीं, न्यू क्या जो खरीदेंगे अभी जाके बाजार से, नहीं हम भी ये नहीं खरीदेंगे, हम भी इंशाल्लाह वो डे नाइट ही खरीदेंगे आइंदा। चाइना नहीं भेजे ना, चाइना से वही मंगवा लेंगे, ठीक है, चाइना का माल, ठीक है। लेकिन जो यूनिट्स पड़े हैं उनके बारे में शक हो गया। एक जुमला लिखवाया करता था, आपको बोला था बार बार, एनआरबी टेस्ट सिर्फ उन यूनिट्स पे अप्लाई करते हैं जो साल के एंड पे हमारे पास पड़े हों, वही फ्यूचर में बिकेंगे। ना तो जो बिक गए उनको कुछ कहना है पुराने साल, ना जो अभी बाद में बिकने हैं, जो पड़े हैं उनका मसला है। ओके, जो पड़े हैं उन्हीं ने फ्यूचर में लॉस पे बिकना है ना, तो उसी फ्यूचर लॉस को प्रूडेंस ने कहा आज रिकॉर्ड करो ना, और सही है। लो जी, सेलिंग प्राइसेस आर नाउ 18,500। हाउएवर द कंपनी हैज मेड सम मॉडिफिकेशंस इन इट्स प्रोडक्ट। इन्होंने भी एक छोटा सा बीच में ट्रांसमीटर लगा दिया और उन्होंने कहा है ठीक है उस जैसा ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत, यानी कि शाम के वक्त और सुबह शहर के वक्त भी जो सूरज की रोशनी आती है वहां से बिजली बना लेता है। चलो प्योर रात में नहीं बनाता, तो एक इंप्रूव्ड वर्जन इन्होंने बना लिया। जो स्टॉक पड़ा था ना, रिपेयर कॉस्ट जो स्टॉक पड़ा था उसी के अंदर 3-4 टांके और लगाए काविया लेके, हैं जी, समझ तो काविया, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन होता है ना बेटा, उसके पास होता है, कभी जाओ ना ऐसे करके लगाएगा गर्म जल जाओगे वो, ठीक है, बताऊंगा। अच्छा, जो चीज समझ ना आए तुम्हें समाज खास तौर पे क्लास के बाद मुझसे पूछ लिया करो, ओके ठीक है। अच्छा जी, सुने 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 प्लीज। कुछ मॉडिफिकेशंस की अपने करंट स्टॉक में, जिसकी प्राइस वैसे तो 18,500 पे आ गई है, लेकिन 22,000 का ये फिर भी बेच लेंगे। लेकिन ये देखो पहले तो 23,000, 24,000, 25,000 कितने का बिक रहा था, कुछ ना कुछ कम तो हुआ है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि रिपेयर कॉस्ट भी तो लगी है। ये हमें 22,000 मिलने वाले थोड़े ही हैं। कह रहा है 2500, हर पे 2500 लगा के ये हमने 22,000 का बेचा है। वो एनआरबी आ गई है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही जरा चेक करने के लिए परचेज में से कोई एक परचेज निकाल के जरा देखो पर यूनिट कितने के आ रहे थे, ऐसे ही कोई एक थोड़ा आइडिया। वो ऊपर 78,120 बटा 4200 करो, 18। दूसरा वाला चेक करो 87,000। इसमें अभी मैंने वो नहीं ऐड किया, इंपोर्ट ड्यूटी
18 से 20,000, अभी इसमें इंपोर्ट ड्यूटी हमने ऐड नहीं की, ठीक है। अच्छा, या माइनस करनी होगी ऐड करनी होगी तो आप देखेंगे ना, सवाल तो आपने करना है। अच्छा, अब 18 से 20,000 की परचेज करते हैं और ये कहीं 22 माइनस 2500, ये भी तो 19,500 में चला ही गया है, तो हो सकता है 20,000 वालों में कुछ लॉस, तो कोई गड़बड़ लग रही है, ठीक है। हम अलर्ट हो गए हैं, हम एनआरवी टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। कितने यूनिट्स पे, वो कहां से मिलेगा, लेजर नहीं, आप कार्ड बना रहे हैं, कार्ड के एंड पे आखिरी वाले जो कॉलम के अंदर जो सबसे एंड वाली वैल्यू होगी, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी, उसको उठा के अलग ले जाएंगे, वहां पे जाकर उसकी फिर पिटाई करेंगे। जैसे कल हमने कितने से 54 था, कितना 77 था, जो भी था, उसको 57 था, उसको उठा के ले गए थे कि जी इसमें से कुछ डैमेज हैं और कुछ गुड हैं। वही काम यहां पे करना है, सेम, सिर्फ फिगर्स बड़ी बड़ी हो गई, अंग्रेजियां लिख दी गई हैं, सवाल में कोई चेंज नहीं है। अब रह गई एक एडजस्टमेंट, वो है एडजस्टमेंट नंबर 4। कहता है सेल ऑन 31 दिसंबर 14 अक्टूबर। अच्छा चलो, ये जो ऊपर आ रहा है 48,750 एनसर्कल कर लो, इसके बारे में कोई बात कर रहा है, 48,750 को एनसर्कल कर लें, हो गया। कह रहा है जी सेल ऑन 31 अक्टूबर इंक्लूड 100 सोलर पैनल, इसमें शामिल हैं 100 सोलर पैनलों की सेल which were damaged during the year and sold at rupees 12,000 पर यूनिट। इसमें शामिल हैं वो यूनिट्स की सेल भी जो हमारे साल के दौरान बिके हैं सिर्फ 12,000 के। ये तो पक्का एनआरवी लॉस था, तो इसको भी जब क्लोजिंग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एनआरवी लॉस में इसको भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। बुद्धू हैं सारे आप लोग, कितनी बार बोला है मैंने ये जुमला कि क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा होगा एनआरवी टेस्ट उन पे लग सकता है, जो दौराने साल बिक गए हैं वो आपके पास कैसे पड़े हो सकते हैं। वो कह रहा है सेल्स में इंक्लूडेड, किसी एक ने नहीं कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, छोड़ के आप पॉइंट आगे एनआरवी कैलकुलेट करवा के वापस आके ये पढ़ रहे हैं, वहां से भी नहीं आइडिया, तुक्का ही लगा लेते, सारे बुद्धू इकट्ठे हुए हैं। को बंदा कह ही देता है सर आप तो कितनी बार कह चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के एनआरवी टेस्ट सिर्फ उन यूनिट्स पे लगाना है जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हो। वो कह रहा है दौराने साल वाली सेल में ये 100 शामिल हैं, यानी दौराने साल बिक गए हैं। अब ये दौराने साल बिक गए हैं तो ये क्लोजिंग में कैसे बड़े हो सकते हैं, बड़े कमाल यूनिट्स हैं आपके पास जो बिक भी जाते हैं और आपके पास पड़े भी होते हैं। इस पॉइंट को इग्नोर करना था, इग्नोर करना था। क्यों, इधर देखें, जो सेल्स होंगी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए उसमें इन 100 की सेल शामिल होगी, और जो परचेजेज होंगी यहां कॉस्ट ऑफ सेल, उनमें इन 100 की कॉस्ट ऑफ सेल भी शामिल होगी, तो उनका प्रॉफिट या लॉस तो आ चुका है एक्चुअली, फ्यूचर के लॉस की तो बात ही नहीं है, उसका तो जो प्रॉफिट था। या मैं मिसाल देता हूं, आप कहते हैं जी हमारे पास 10 यूनिट्स पड़े हैं, 10 यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जो फ्यूचर में बिकेंगे 50 के, और 2 यूनिट्स हमारे पास डिफेक्टिव हो गए हैं, वो बिकेंगे टोटल 25 रुपए के, ठीक है। अब लेस में और कुछ परचेज ही बस कर देते हैं, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नील, जो परचेज वही कॉस्ट ऑफ सेल, बात समझानी है ना। ये जो हमने सारे के सारे खरीदे थे ना, ये 10 भी हमने 30 रुपए का एक खरीदा था, और ये 2 भी हमने वही है 30 का ही एक खरीदा था, ठीक है। अब बताओ टोटल सेल कितनी आई, 550, टोटल परचेज 360। अब नेट में तो क्या नजर आ रहा होगा, बेशक नेट में क्या नजर आ रहा हो, प्रॉफिट, ठीक है, कितना 190। इस प्रॉफिट, हालांकि ये एक्चुअल लॉस है ना, अगर लॉस कहां है, लॉस कहां है, लॉस कहां है, दिखाएं लॉस कहां है। हमने तो एनआरवी लॉस, भाई एनआरवी लॉस तो पहली बात है क्लोजिंग पे लगता है, ये दौरान साल बिक गए। अब आप कहोगे लॉस कहां है, लॉस कहां है, कुछ छुपा पड़ा है। कैसे छुपा पड़ा है, अगर इसी को हम तोड़ के लिखें तो ये बनता है 500 का प्रॉफिट, 500 की सेल और इधर 50 की सेल, यही ऐड हुआ पड़ा है ना 550, और कॉस्ट है ये 300 और यहां पे कॉस्ट है 60, यहां पे प्रॉफिट बनता था 200, यहां पे लॉस 10, तो नेट में ही प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है जो चीज दौराने साल बिक गई है वो एक्चुअली लॉस पे बिकी है, चाहे बज़ाहिर लॉस नहीं भी नजर आ रहा, उसकी सेल में छुपी पड़ी होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल में छुपी पड़ी होती है।
तो एनआरवी टेस्ट उस पर नहीं लग सकता। एनआरवी टेस्ट का कॉन्सेप्ट ही कब आता है, जब गुड्स हमारे पास पड़ी हैं और कोई गड़बड़ हो गई है उनमें। अब इन्होंने बिकना है फ्यूचर में, इन्होंने फ्यूचर में बिकना है, तो हम फिर सोचते हैं क्या ये जितनी कॉस्ट पे पड़ी हैं इतने की कम से कम बिक जाएंगी। अगर इससे भी कम पे बिकेंगी तो फ्यूचर में तो लॉस आएगा, उसको आज रिकॉर्ड करो, जिसको कहा जाता है एनआरवी लॉस। तो इतनी डिस्कशन के बाद किस्सा मुख्तसर पॉइंट 4 को आपने इग्नोर करना था, ठीक है। नहीं, इस सवाल की जनरल एंट्री थोड़ी देगा इस तरह से। अगर होती तो फिर हर परचेज की एंट्री करते, तो इसकी भी एंट्री करते। जी जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस ये मैंने डैमेज पे ही लिया ना, ठीक है। सेल की एंट्री वही दो ही एंट्रीज होंगी। अब वहां पे सेल की एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये डैमेज्ड 50। फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 60। यही तो कह रहा हूं, रेवेन्यू 50 है और कॉस्ट 60 है। एंट्री तो बिल्कुल वही होनी है, हर सेल के वक्त वैसी ही एंट्री होनी है। और समझ आई है कुछ, ऐसे डिस्कशन में लग गया मैं। तो आपने आपने सिर्फ आप फिलहाल डिस्क्लोजर तो बनाना सीखना शुरू किया हुआ है ना, फिलहाल आप सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट को कर लें, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर लेंगे, कार्ड बनाएंगे, कार्ड बना के एंड पे कॉस्ट निकलेगी, वो कॉस्ट उठा के कल कल मैंने यहां पे लिखा था, यहां से एंड से कॉस्ट उठाई थी, यहां पे उठा के लिखी थी। फिर मैंने कहा था इसमें कुछ डैमेज्ड हैं कुछ गुड हैं, ये रात पढ़ा है ना, अभी भी याद भी है, ठीक है। डैमेज्ड हैं और गुड हैं, इन पे कॉस्ट एनआरवी लोअर वैल्यू निकली थी। मैंने कहा था ये फिगर जाएगी बैलेंस शीट, ठीक है। तो उससे आगे इंशाल्लाह जो आधा सफा छुड़वाया है ना कल आपको, उसमें मैं आपको डिस्क्लोजर्स भी बनाना सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अब उस सवाल की डिस्कशन को करते हैं खत्म। दो एंट्रीज पेंडिंग है समझाना, वो समझाऊंगा। एग्जाम्पल 2 और 3 कल वाला हैंड आउट ओपन कर लें, उससे पहले पीरियोडिक सिस्टम की एंट्री समझेंगे, वो करने के बाद फिर हम वापस आएंगे, आखिरी दो एंट्रीज को समझते हुए आज की क्लास खत्म कर लेंगे। ओके, कल वाला हैंड आउट ओपन कर लें अब। अच्छा, वैसे सवाल सवाल अब आप सारे कर सकते हैं, और मैंने कोई सवाल छोड़ा नहीं है जो टिक नहीं हुआ। 29वां शायद मुझे करवाना पड़े, शायद वो आखिरी सवाल हो हमारा इन्वेंट्री का, और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये जो अभी लॉसेस की डिस्कशन कर रहा हूं, इस
से भी बस एंट्रीज समझानी है। एंट्रीज कर तो मैं कल ही गया था परपेचुअल सिस्टम वाली, और पीरियोडिक की आपको समझाऊंगा कि कोई एंट्री होती भी है या नहीं होती। ठीक है, डस्टर कहाँ है भाई? अमजद बेटा, अगर माजरत के साथ मार्कर ले आए तो अब फिर भूल गए हैं। अब हर क्लास में भूले हैं आज। ये मोबाइल है ना, बड़ी मुसीबत है ना, ध्यान लगने ही नहीं देता। अच्छा जी, कल वाला क्वेश्चन जो किया हमने लाहौर कलंदर वाला, उस क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन को सामने रखें। आखिरी दो एंट्रीज को छोड़ के कोई एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा तो मुझसे अभी पूछ लें प्लीज, ताकि मैं आगे बढ़ने से पहले वो बता दूं। आखिरी दो एंट्रीज तो मैंने जस्ट लिखी थी, मैंने कहा था वो समझानी है एग्जाम्पल 2 और 3 करने के बाद, तो वो तो जाहिर है बाद में समझानी है ना। वो सिर्फ एक एक जुमला बोलूंगा, एंड पे जाके समझ आ जाएंगी, पर उसको भी ना समझे, उस पर एफर्ट ना करें। सोल्यूशन अपना ओपन करें, जो कल सोल्यूशन हमने किया था उसको ओपन करें, क्वेश्चन सामने रखें। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, नहीं तो मैं एग्जाम्पल 2 पे जा रहा हूं। ओहो, मैंने तो बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करने थे। खैर, बाकी क्वेश्चंस तो डिस्कस करने में भी 2-2 मिनट लगने हैं, तो शाम वाली क्लास में टाइम मिला तो, या अगर अभी टाइम बच गया लॉसेस से पहले, लॉसेस करने के बाद, तो फिर मैं ये बाकी क्वेश्चंस भी होमवर्क के डिस्कस करूंगा। ये बहरहाल मैंने आपको कहा, ये शायद पास पेपर जितने भी आपके सामने मौजूद हैं, शायद ये एक मुश्किल सवाल समझा जाता है उनमें से, जो आपको नजर आ रहा है कि इतना मुश्किल नहीं है, इसमें से आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। कितने नंबर का है वैसे वो? 10 नंबर तो आ ही है। ओके, पहला सवाल हमारे पास जो था, जो हमने कल किया, वो परपेचुअल सिस्टम से हुआ। प्लीज 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 सोल्यूशन देख लें, कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को शर्म ना करें, पूछ लें ताकि मैं आगे तरह रिलैक्स होकर चल सकूं। एजाज, समझ आ गई थी कल? शाल भी समझ आ गई थी तुम्हें? तारिक समझ आ गई थी तुम? हाँ हाँ नहीं करते होते बड़ों को, जी करते होते हैं। ये ले जाओ यार, ये चले जी, इसका मतलब है सबको समझ आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्पल 2 में मैंने हेडिंग बना दी, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। वो आगे ठीक है, अब नॉर्मल नॉर्मल लॉस समझाना है इस एंट्री में, बाकी कुछ भी नहीं होगा इसमें। कोई सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ड्राइंग कुछ भी नहीं रखा इसके अंदर मैंने, सिर्फ नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस समझाना है। ठीक है ना? अब सुनो, सवाल को देखते ही, हेडिंग ना भी होती, क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 को देखते ही हम क्या बता सकते थे कि ये पीरियोडिक सिस्टम है या परपेचुअल? परपेचुअल है ना? नहीं है? क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक। रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर सॉसी एंड सॉफ्ट
यानी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। कोई नहीं, बना लेंगे टाइम मिला तो। सुनो, सबसे पहली फिगर क्या नजर आ रही है? जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक की तो नो एंट्री। क्या अभी कल लिखा है देखो, परपेचुअल में होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं? आए बाएं शायद मत करो, बताओ क्यों नहीं होती एंट्री? इन्वेंट्री का लेजर का ब्रॉड डाउन होता है, यहां एंट्री होती है, लेकिन ओपनिंग की एंट्री हमें आती नहीं है ना, मसला तो। मुझे तो नहीं आती, जैसे मुझे डिसऑनर की एंट्री नहीं आती, ऐसे ही मुझे ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं आती। आपको आती है ओपनिंग की एंट्री? नो। हमें कौन सी एंट्री आती है? क्योंकि वो आसान है देखना, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस, तो एक्सपेंस क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और एसेट का बन जाना एसेट डेबिट। तो क्लोजिंग की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक, ये गूंगे ना बनो, बोलो। अच्छा, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोलो सब। पास होना जो चाहते हैं वो बेशक आहिस्ता आवाज में बोलें जरूर। क्या एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की? स्टॉक डेबिट। अच्छा, जब फाइनल अकाउंट कर रहे होंगे ना, तो क्लोजिंग स्टॉक आया करेगा, तो ये एंट्री में आप बोला करेंगे तो मैं किया करूंगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जब पीरियोडिक सिस्टम होगा तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। लेकिन यहां तो ओपनिंग की एंट्री करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। कोई बात नहीं, बस हमने जुगाड़ लगा लिया जी। बता दें, 4 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट 20 का है, तो 80 रुपए बन गए, 80 और 80। अच्छा, अगर ना मैं साथ के साथ ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना दूं ना, तो क्या ही बात है। आप लोग जो है ना, पागल तोला ना करे हों। आप लोगों को ना बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए, थोड़ा सा जो एंट्रीज का नहीं समझ आता यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, मुझे ये बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल
कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल मींस एक्सपेंस, एक्सपेंस। तो ये सारा जो डिब्बा पड़ा होता है, ये सारा का सारा एक्सपेंस है ना, इसी का टोटल आ रहा होता है। जरा सोच के बताना, ओपनिंग स्टॉक इस एक्सपेंस को बढ़ाया करता है या कम किया करता है? फिर सुनो, फिर सुनो, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिब्बा बना होता है, बना होता है। इसमें सबसे ऊपर ऊपर नजर आ रहा होता है ओपनिंग स्टॉक। ये बात समझाने के लिए मैं लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक 0, अज्यूमिंग परचेज 100, क्लोजिंग स्टॉक 10, आंसर इज, आंसर इज 90। मैंने कहा जी नहीं, मेरा तो ओपनिंग स्टॉक है 20, ये क्या बन जाएगा? 70 कहने वाले, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे। ये कॉस्ट, ये पूरा डिब्बा कॉस्ट है, तो इसमें परचेज जो है ये भी कॉस्ट को बढ़ाती है, तो ओपनिंग भी पॉजिटिव है, कॉस्ट को बढ़ाता है। कम करता है तो है क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल इज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है। बहरहाल मैं कहना तो ये चाह रहा था कि पिछले साल वाला जो क्लोजिंग स्टॉक था वो एसेट के डिब्बे को खाली कर दिया हमने इस साल कॉस्ट ऑफ सेल में, वो डिब्बा खाली हो गया। अब तो स्टॉक का डिब्बा खाली पड़ा होगा, ईयर एंड पे जाके फिर उसको इस साल के ईयर एंड के स्टॉक से भर के बैलेंस शीट में रख देंगे। अभी बैलेंस शीट निकाल के ना उसको यूं डेला है, इस साल की, पिछले साल की बैलेंस शीट में पड़ा था डिब्बा क्लोजिंग स्टॉक, निकाल के यहाँ पे आके हमने 80 से ये फेंक दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब वो डब्बा खाली करके साइड में रख दिया, अब वो पड़ा रहेगा क्योंकि सिस्टम पीरियोडिक है, सारा साल सेल भी होती रहेगी, परचेज भी होती रहेगी, कोई गिनती शिनती नहीं करेंगे, सुकून से अपना सुते रहेंगे, ठीक है। और ईयर एंड में आके गिनती करेंगे, गिनती करके कहेंगे इतनी क्वांटिटी है, FIFO या FCO ये स्टॉक है, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और एंट्री पास करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, कम करेंगे ना, और स्टॉक का डिब्बा जो खाली पड़ा था उसको जैसे ही भरेंगे वो गएगा डेबिट, उसको उठा के रख देंगे एसेट्स में। थोड़ा सा बात समझे हो? अच्छा, बहरहाल ये ओपनिंग स्टॉक आया करता है यहां पर। तो मैंने आपको कहा कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाया करता है, नजर आ रहा है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं जी। फिर क्या हुआ? परचेजेस इकट्ठी नजर आ रही हैं, बस इकट्ठी कर ली परचेजेस। चलें दूसरी एंट्री भी कर लेते हैं। क्या है दूसरी एंट्री? ओ इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री इन्वेंट्री। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, भूल जाता है मैं, बंदा बशर भूल जाता हूँ। अच्छा माफी दे दो। अच्छा, ये मेरे से बड़ा फनकार लग रहा है मुझे। अच्छा, याद हो गया आपको, ठीक है। सिस्टम पीरियोडिक है, तो फिर अकाउंट कौन सा बना करता है? परचेजेस का, तो फिर परचेज की एंट्री होगी परचेजेस डेबिट। भाई ये मेहमानों जरा माजरत, मेरी अकाउंटिंग इतनी की है बस, ठीक है। आप गुजारा कर लेंगे ना, जो नए बच्चे आए हैं काशिफ वाले हैं, परेशान तो नहीं हो रहे? बस ये मुझे बच्चे ही पढ़ाते हैं, ऐसे ही बस गुजारा चल रहा है, बताना नहीं किसी को, बाहर कैमरा ना सुन ले। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर या कैश क्रेडिट, कितने से? 12 इंटू 20, 240, 240 परचेजेस, ठीक है। अब लिख लेंगे परचेजेस, अब एक ही बार, वो तो समझाने के लिए लिखने चला गया था, एक ही बार एंड पे फिगर्स देख लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जी, सेल्स। सेल्स की तो होंगी 2 एंट्रीज। एक तो आप लोगों को बात याद नहीं होती, कल रात तक पढ़ाता रहा हूं, सेल की 2 एंट्रीज। सेल की 2 एंट्रीज होती हैं परपेचुअल सिस्टम में, पीरियोडिक में, यानी ये वो सिस्टम है जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे। ये तो इस मुसीबत टॉपिक में आकर नई चीज आई ना, परपेचुअल सिस्टम, सेल की 2 एंट्रीज, परेशान है। ये इस टॉपिक के बाद चला भी जाएगा। फाइनल अकाउंट के कुछ सवालों के अंदर परपेचुअल सिस्टम वाला भी सिस्टम है, तो वहां पे यूज हो जाता है। वैसे बस ये थोड़ी देर के लिए आया था और चला जाता है, नॉर्मली पीरियोडिक ही यूज होता है, ठीक है, ये इजी है। हाँ जी, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कितने से? 7 यूनिट्स बेचे हैं, 182, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट।
ओके। अच्छा, वैसे सेल्स तो अब आप लिख भी सकते हैं 180 टू, वैसे सब कुछ ही लिख सकते हैं, लेकिन चलें परचेजेस को भी रोकते हैं क्योंकि अभी एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं नीचे और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया एबनॉर्मल लॉस इज 2 यूनिट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, लिख लेते हैं बेटा, अब जगह छोड़ी हुई है ना। एबनॉर्मल लॉस, अच्छा लिख लें, पर लिखिएगा अभी ब्रैकेट में, फिर लिख लें परचेजेस, लिख लें कितनी है 240, ठीक है, लिख लें पर ब्रैकेट में लिखें अभी। अब क्लोजिंग स्टॉक भी उसकी जगह बना देते हैं, ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग स्टॉक अभी निकला नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा तो लिखेंगे ना, अभी पता ही नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस इज 2 यूनिट्स एंड नॉर्मल लॉस इज 1 यूनिट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस की तो एंट्री मैंने आपको सिखाई ही नहीं हुई, कल तो की थी, हाँ, लेकिन वो कौन से सिस्टम में थी? हाँ, तो पीरियोडिक तो सीखनी पड़ेगी। नहीं से जरा जाना, जरा उधर, जरा जाना उधर, उस एंट्री में जाना जरा जो कल करवाई थी। पहुंचे हो? एबनॉर्मल लॉस वाली एंट्री पहुंचे हो? जो मैंने आपको फिक्स एसेट के साथ वो एक्स के साथ करवाई थी ना, वो सामने रखो ना, बाकी तो सवाल की एंट्री हो गई ना, सामने है कॉन्सेप्ट। अब देखो, कैश इंश्योरेंस क्लेम बदलेगा सिस्टम बदलने से, प्रॉफिट एंड लॉस बदलेगा सिस्टम बदलने से, चीज जो बदलने वाली है वो सिर्फ ये है कि परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का, तो ये तो हर जगह ही ऐसे करते आ रहे हैं। ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स थी तो पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेज क्रेडिट, परपेचुअल है तो इन्वेंट्री क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट है, सैंपल्स बांटे हैं गुड्स में, वो जो तो लेके गया था बोतल, ठीक है, तो अगर पीरियोडिक है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट परचेज क्रेडिट, परपेचुअल है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, चैरिटी है तो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट परचेज क्रेडिट भी और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो एबनॉर्मल लॉस भी वैसे ही है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही, बस इन्वेंट्री का लेजर नहीं बन रहा, तो क्रेडिट किसको करोगे? परचेज को कर देना, ठीक है। तो चौथी एंट्री मैं कहता हूं जी, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री आज कर दो फिर, एबनॉर्मल लॉस, लेकिन सिस्टम कौन सा है? कल भी नॉर्मल लॉस ही था, सिस्टम सिर्फ कौन सा था? परपेचुअल, तो एंट्री तो बदल ही नहीं रही, एंट्री तो है कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया करो, डेबिट होना डेबिट ही अब नॉर्मल लॉस में, नहीं लिखना तकलीफ है अभी, नहीं जी हो सकता है गेन आ ही जाए, हालांकि होता नहीं, पर चलो हो सकता है आई कैप गलती से सवाल ऐसा लिख दे जो ना खुद देखे, ठीक है, हो सकता है, तो ऐसा हो भी जाए तो ठीक है, एक लाइन छोड़ दिया करो, नो इश्यू। कैश डेबिट और इन्वेंट्री का काउंट नहीं है कि मैं इन्वेंट्री को क्रेडिट करूं, तो परचेजेस का अकाउंट क्रेडिट, परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब कितने यूनिट से जले हैं, जो एबनॉर्मल किसी भी तरह से हो गया लॉस, ठीक है, हर एक खरीदा कितने का हुआ है? मैंने जानबूझ के एक ही से परचेज रखी थी और उसमें 20 रुपए नजर आ रहे हैं, और इवन ओपनिंग को भी 20 पे रखा था कि आप ये ना कहें जी ओपनिंग वालों में से ना बिक गए, ये जल गए हो या चोरी हो गए हो, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट है ही कितनी टोटल? 20, तो ये एंट्री तो हमेशा 20 से ही हुआ करती है। तो इधर देखें, परचेजेस क्रेडिट कितने से, इधर देखना जरा ध्यान से प्लीज, फिक्स एसेट वाली एडजस्टमेंट ही है बिल्कुल वैसे ही। अगर इंश्योरेंस वाले कुछ भी ना देते तो सारे का सारा था हमारा नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इंश्योरेंस वालों ने 2-3 केसेस में इंश्योरेंस वालों ने दे दिए 30 रुपए, तो बाकी 10 हमारा नुकसान, कुछ नुकसान उन्होंने 40 का नुकसान था, 30 उन्होंने भर दिया, 10 हमारा। अब इस सिचुएशन में देखते हैं क्या हुआ है। कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल इन इज ₹6 इन टोटल फॉर 2 एबनॉर्मल लॉस यूनिट। रिसीव्ड या रिसीवेबल? रिसीवेबल है तो कैश तो नहीं डेबिट हो सकता, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट 6 से हमारा लॉस बनता था 40, इंश्योरेंस वालों ने दे दिए 6, तो बाकी 34 का हमारा नुकसान हो गया, बैलेंसिंग। ठीक है, बात समझे हो? अब इस एंट्री को पोस्ट करते हैं,
बैलेंस शीट भी बना लेना, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स ही होंगे ना, और क्या होना है। एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स, ओनली एक्सट्रैक्ट्स। इसको शायद आप पूरी इनकम स्टेटमेंट भी कह लें, ये तो बेचारे एक्सट्रैक्ट्स ही हैं, तो मैं एक्सट्रैक्ट्स ही कह लेता हूं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस एंट्री डायरेक्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझो समझो फाइनल अकाउंट शुरू हो गया। ऐसे किया करेंगे फाइनल अकाउंट। सबसे पहले देखो क्या नजर आ रहा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्या है, लाइबिलिटी क्या, अच्छा नॉन करंट, क्यों करंट मारते हाथ लगाओ तो हैं, ये ऐसे ही मिल जाते हैं महीने दो के अंदर, ठीक है। तो अगर करंट है और एसेट है तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, बोलो करंट एसेट्स में दिखना चाहिए। तो करंट एसेट्स में जब आप आओगे तो यहां पे आपको यूं लिखा हुआ नजर आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, कितने से, ये ठीक है। पैसे जब आ जाएंगे तो रिसीवेबल क्रेडिट होके कैश डेबिट हो जाना है, तो ये नजर ना आता, लेकिन उसने ऐसी बात कोई नहीं लिखी। वो क्या कह रहा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, रिसीवेबल भी तो नजर आना चाहिए। अब ये बैलेंस शीट के अंदर 6 नजर आया हमें, ठीक है। डेबिट, डेबिट टिक कर लो इसको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस यहां कहीं फिट कर देते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस तो ये है ही नहीं, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कहां से होता है, आफ्टर जीपी। ये कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। ये तो 110 है नहीं, इसको माइनस करेंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस हुआ करते हैं एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिसके अंदर दुनिया जहान के एक्सपेंसेस आया करते थे, सैलरी, इंश्योरेंस, फला फला, गल पूरी कर लें तो पान 1 मिनट, ठीक है। वो सारे एक्सपेंसेस जब माइनस कर लेते थे तो इनको नेट करने के बाद हमारे पास, माइनस करने के बाद आ जाया करता था नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये होता था ना प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने आपको समझाया था उस बचपन में, जिस बचपन में आप नहीं ध्यान देते थे इन बातों पर, और आप कहते थे आसान है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो आसान ही निकली वैसे, ठीक है जी, आसान ही है। ओके सुनो, अब इधर मैंने कहा था ये यहां से लेकर यहां तक इस एरिया को कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां से लेकर नेट प्रॉफिट तक कहा जाता है प्रॉफिट एंड, तो इसीलिए इसका पुराना नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता था, ठीक है, सही है ना। अच्छा अब एंट्री पूरी कर लूं फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं बेटा, ठीक है। अब ये जो अगर आपने एबनॉर्मल लॉस दिखाना है तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। तो यहां पे आपने लिखा जाकर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। लॉस है तो माइनस के साथ शो कर दूं 34, ठीक है, टिक। और तीसरा परचेजेस क्रेडिट, कितने से, क्रेडिट मतलब कम या ज्यादा, एंट्री ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज डन, कितना हो गया 200। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री ये है, ठीक है। Okay, now comes the time कि हम क्लोजिंग स्टॉक निकालें। एक बात प्रूव करूंगा, ठीक है, थोड़ी छोटी सी एग्जांपल देकर। फिलहाल सिर्फ लिख रहा हूं, अभी 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 टाइम मिला तो अभी प्रूव करूंगा, शाम में करूंगा, यहीं से बात शुरू करूंगा, ठीक है। फिलहाल सिर्फ लिख रहा हूं कि जो होता है
एबनॉर्मल लॉस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और जो नॉर्मल लॉस होता है वो शो होता है इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी अगर मैं यूं कहना चाहूं, अगर मैं ये जुमला यूं लिखना चाहूं कि नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनाते हैं, तो उसका मतलब यही होगा शोन इन कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल जो पार्ट चीज बनती है कॉस्ट ऑफ सेल नजर आती है ना, और एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनाते। नहीं, ये क्यों नहीं बनाते, ये वजह एग्जांपल से समझाऊंगा। फिलहाल तो ये समझाने लगा हूं कि हमने एबनॉर्मल लॉस की जो एंट्री की है, इससे हमने एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनने से रोक लिया है। कैसे? थोड़ी देर के लिए ये सब बातें रिवर्स होने लगी हैं, जरा देखिएगा। आपने एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कर ली, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। आप कहते हैं जी मैंने एबनॉर्मल लॉस को यहीं पड़ा रहने देना है, पड़ा रहने देंगे तो ये कितना हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 200। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री ना करने से क्या हुआ, ये 240। ये 240 कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन गया। मैं कह रहा हूं इसका पार्ट मत बनाओ। क्यों ना बनाओ वो थोड़ी देर में अभी एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। लेकिन जब हमने ये एंट्री पास की, मैं जरा इसको सिंपल कर दूं फिर वापस आते हैं अपने सवाल पे। इसको मैं कहता हूं जी ये कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो यूं कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। अब मैंने कहा जी एंट्री पास करो, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है, पास करो। हम ये एंट्री पास करने जा रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं आया। अब एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये लॉस कहां शो करो, प्रॉफिट एंड लॉस में, और परचेजेस क्रेडिट। तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल में से इसको निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया। एबनॉर्मल लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनाते, ठीक है। क्यों नहीं बनाते भाई, इसको समझने के लिए एक छोटी सी सादा आम फहम एग्जांपल समझना, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट क्यों बनाते हैं इसकी एग्जांपल देने लगा हूं आपको। एक दुकानदार है, उसने दुकान ओपन की है, ठीक है, और उस दुकान में लेस भी बेचता है, ठीक है। तो कोई मुझे ऐसे फ्राडिया चाहिए, फ्राडिया तो एक ही है, हाँ जी, ओके। ऐसे ना कहा करो। किसने कहा चिश्ती? वैसे किसने कहा वैसे चिश्ती? किसने नहीं कहा? अच्छा चले, सुने सुने सुने। एक दुकानदार है जो लेज बेचता है, दुकान उसने ओपन की है और लेज की टोकरी उसने अंदर रखी हुई है अपने पास छुपा के, ठीक है। अब लोग आते हैं जिनको जरूरत होती है लेज की, आगे पूछते हैं भाई लेज पड़े हैं, कहते हैं हाँ पड़े हैं, और कोई सेल उसकी हो जाती है। लेट्स से पूरे में हफ्ते के अंदर लेट्स से कोई 7 8 10 लेज उसके बिक जाते हैं, ठीक है। अब वो बड़ा परेशान हुआ, उसने दोस्त से मशवरा किया यार लेज नहीं बिकते, पता नहीं की उन्होंने उल्ली लगी हुई है, ठीक है, मुसीबत है, ये बिकते ही नहीं है। उसने कहा और भाई दिखेगा तो बिकेगा। मैंने कल ही सुना मार्केटिंग वाले कह रहे थे कि चीज दिखाओगे तो बिकेगी। तुमने इनको अपनी जो है ना वो क्या ना कुचड़ में बगल में छुपा के रखा हुआ है इनको, ठीक है। इनको निकालो बाहर रखो, टोकरी बाहर रखोगे, लोग देखेंगे खरीदेंगे। अब उसने टोकरी बाहर रख दी,
और वाकई उसने ये देखा कि कहां 5-6 यूनिट्स बिकते थे और कहां 50 यूनिट्स बिकने लग गए। आते जाते जिसकी नजर पड़ी लेस पड़े, चलो यार यहां से लेस लेते जाएं, तो ये एक नेचुरल सी बात है। तो उसकी सेल एकदम से 5 से चली गई 50 पे। ठीक है, तो क्या वो बाहर टोकरी रखेगा या अंदर छुपाएगा? दोबारा बाहर रख लेगा। ठीक है, अच्छा अगली बात, अब जो दिख के बिक रहा है वो और भी कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं। वो लोग कौन से हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेता, नाराज भी हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, वो नहीं यार नहीं, तुम्हारी निस्बत थोड़ी और हो जाती है, तुम तो रहने ही दो फिर। ठीक है, तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, कहते हो तो सारे खुश हैं, ये खुश हो रहा है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? यार अदनान जो है ना ये, ठीक है, वे मेरे उस्ताद जैसा नाम है इसका। ठीक है, चलो छोड़ो। तो एक बच्चा है ऐसा ही, कोई होता होगा, कोई स्टूडेंट है वो भी। ठीक है, अब उसका क्या काम है, वो ऐसे वॉक करता हुआ आता है हफ्ते में एक दिन। ठीक है, और यूं करके कैमरा उधर लगा होता है तो साथ इसको भी ले आता है। अच्छा ठीक है, वैसे वो क्या करता है, वो आता है आके ऐसे करके लेस टोकरी से निकालता है, जेब में डालता है और चला जाता है। फिर एक हफ्ते बाद दूसरी तरफ से आता है, दूसरी तरफ से आता है और लेस निकालता है, दूसरी जेब में डालता है और चला जाता है। और ये हर हफ्ते यही काम करता है। तो इसका मतलब एक महीने में 4 लेस चोरी हो जाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, दुकानदार के पहले लेस बिक रहे थे 5, बाहर रखने से बिकने लग गए 50। तो क्या इस डर से कि 4 लेस चोरी हो जाते हैं दुकानदार अंदर छुपा के रख लेगा दोबारा लेस को? कितना ज्यादा मुनाफा है उसको बाहर रखने से। तो ये जो दुकानदार होते हैं ना, ठीक है, जो कारोबारी लोग होते हैं, ये छोटा मोटा लॉस नॉर्मल लॉस समझते हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो चीजें बाहर इन्होंने खुलेआम लगाई होती हैं, क्योंकि ये अंदर रखेंगे तो बिकनी ही कोई नहीं है। ठीक है, तो वो जो 4 लेस चुप करके एक स्टूडेंट है कोई यहां बैठा हुआ जो वो निकाल लेता है, उस 4 लेस की चोरी होने से बचने के लिए दुकानदार सारे लेस अंदर नहीं रखेगा, बल्कि वो क्या करेगा? खुद सोच के बताओ। अब कैमरा लगा लेगा। नहीं, कैमरे का हल ये है कि वो मैं कह रहा था इसको लेके आएगा, आगे कैमरा है ना, वो इसको ऐसे खड़ा करेगा, कैमरे के आगे तुम खड़े हो जाओ पीछे से वो निकाल के। फिर ये ना कहो क्या वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा है, बस ठीक है। ये 4 समझो के चोरी होने ही होने हैं। यानी यूं कह लो कि 50 लेज अगर बिकवाने हैं ना तो 4 चोरी करवाने पड़ेंगे। छुपा के रखोगे तो सिर्फ 5-6 बिकेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ दुकानदार क्या करेगा? वो छुपा के अंदर रखेगा लेस, तो फिर क्या करेगा? अच्छा फिर ये सोच के बताओ कि वो सिर्फ 50 रखेगा ताकि 4 चोरी हो जाए और सिर्फ 46 बिके। भाई उसके अगर 50 बिकते हैं ना और 4 चोरी होते हैं तो वो 54 खरीद के वहां पे रखेगा। वो कहेगा ठीक है 4 जेड चोरी होते होन मेरे 50 ते विकन। अब सुनना ये लफ्ज को गौर से सुनना। 50 लेज बेचने के लिए कितने लेज खरीदे और रखे? 54, 4। और 50 बेचते हैं तो 54 खरीदोगे तो 50 बिकेंगे, 4 चोरी होंगे। अब 4 अगर खरीदोगे तो 54 कैसे बिकेंगे? सुनो आप दोबारा, 50 लेज बेचने के लिए, सिर्फ टोकरी खाली पड़ी है, इस तरह से टोकरी खाली पड़ी है। अब 50 लेज बेचने के लिए खरीदे कितने? तो यूं कह सकते हैं कि 50 लेज सेल करने की कॉस्ट है 54 लेज। कह सकते हैं 50 लेज सेल करने की कॉस्ट है 54 लेज। मानते हो इस बात को? तो इसका मतलब कॉस्ट सेल की कॉस्ट को ही तो कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। इसका मतलब और सिंपल करें इस बात को तो मैं यूं कह सकता हूं लेज की कॉस्ट ऑफ सेल है 54 लेज, कह सकते हैं। इसका मतलब नॉर्मल लॉस को हमने कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनाया है। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनाया। तो ये मैंने जुमला लिखा कि नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनाते हैं। इससे मुतमईन हो, ये एक नॉर्मल आपकी एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आप दुकानदार हो और आप लेज को बेचना चाहते हो तो 50 लेज बेचने के लिए 4 चोरी करवाने पड़ेंगे, वरना वो 5-6 ही बिकेंगे। फिर कर लो कारोबार। नहीं, यू हैव टू टेक द रिस्क।
और ये नॉर्मल एक लॉस है, ये होना ही होना है, अनअवॉइडेबल है। ये ऐसे समझो आपके प्रोसेस का पार्ट है। आपने 50 लेस बेचने के लिए 4 चोरी करवाने ही करवाने, तो आप 54 भर के रख लोगे, चल यार ले जा तू, ले जा तू। ठीक है, बात समझे? तो इसका मतलब 50 लेस सेल करने की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी पड़ी? 54। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक रात वो घर गया, दुकान पे नकब लगा के किसी ने शटर पाड़ा या छत फाड़ी और 25 लेज ले उड़ा। ठहरो ठहरो ठहरो, 54 और 26 लेज ले उड़ा। 26 राउंड हो जाएगी ना फिगर। 26 लेज चोरी हो गए, या चलो नहीं हुई चोरी, ठीक है, उधर चौकीदार भी है, सीटियां बजाता फिरता होता है, ठीक है, तो चोरी नहीं हुई, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और 25 लेज जल गए, 26 लेज जल गए। अब सुनो इधर देखो, 50 लेज बेचने के लिए हर महीने 4 चोरी करवाना जरूरी है और हर महीने 26 को आग लगवाना भी जरूरी है। नहीं मैंने गलत कहा, सुनो, वो क्या करेगा, वो हर महीने 26 ऐड करो 54 में 26 ऐड करो 80, वो हर महीने 80 लेज टोकरी में रखेगा कि इसमें से 4 तो होंगे चोरी और 26 होंगे आग की नजर, तो 50 बिकेंगे। क्या ये मुनासिब है? तो क्या ये कहना जरूरी मुनासिब होगा कि 50 लेज बेचने की कॉस्ट है 80 लेज? 50 लेस बेचने की कॉस्ट 54 लेस तो है, 4 तो मैं नॉर्मल लॉस कह के कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बना सकता हूं, लेकिन 50 लेस बेचने के लिए हर महीने आग लगवाना जरूरी नहीं है। बात समझिए, तो अब नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनाते, तो ये उसूल आ गया सामने, अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनाना और नॉर्मल लॉस को जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बना लेना है। अब एबनॉर्मल लॉस को तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनाना है, निकाल लिया जाए, ठीक है। अच्छा, यहां से समझ आ गई है कि ये पूरे का पूरा लॉस निकल आया। अब वापस अपनी एंट्री कर लें जरा, सवाल तो कुछ और था, ये तो समझाने के लिए कर दिया जी। 6 और 34, तो 6 चला गया था यहां पे बैलेंस शीट में रिसीवेबल और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस 34, कुछ लॉस हमारा किसी और ने भर दिया था, और परचेजेस क्रेडिट 40। नाउ वी आर बैक, ओके, हो गया। अच्छा, अब सबकी तवज्जो चाहिए मुझे। कुछ बच्चों के दिल में आ रहा है वो तो नॉर्मल लॉस पे पड़ा था, वो गोली करा रहा है, नॉर्मल लॉस पे गोली नहीं करा रहा, बस समझो मैंने इग्नोर किया, ठीक है। अब इधर देखो, ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े थे? ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हैं बता दें? 4, ठीक है, 4 ओपनिंग में पड़े थे और आपने 12 खरीद लिए। कितने हो गए आपके पास अवेलेबल फॉर सेल? कितने हो गए अवेलेबल फॉर सेल? अच्छा, एक बात जरा वैसे ही एक बात दिल में आ रही है, आपके सामने एक सवाल मौजूद है, ठीक है। 2, इस सवाल में आपको वो कहता है कि 12 यूनिट्स और 7 यूनिट्स और सारा डाटा है, आप अकाउंटेंट्स बन के सोचते हैं प्रॉफिट इतना होना चाहिए। मैं कहता हूं आप एक मैंगो मैन बन के जरा सोचें, एक मैंगो मैन, आम आदमी जिसको नहीं पता अकाउंटिंग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, और वो एक रेडी वाला आदमी है और वो क्वेश्चन नंबर 2 से जबानी प्रॉफिट निकालना चाहे तो वो कैसे निकालेगा, और वो जबानी प्रॉफिट निकाल के लिखे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक लेमैन, एक मैंगो मैन, एक आम आदमी, पता नहीं क्या हिसाब लगा रहे हैं। आम आदमी को क्या पता, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल लेस सेल में से और जीपी। इधर देखो, और इधर देखो, आम आदमी बनना ही नहीं आता, भूल गए। इधर देखो, 7 यूनिट्स टोटल बिके, हर एक कितने का बिका? हर एक कितने का खरीदा था? हर एक कितने का खरीदा था?
और हर एक कितने का बिका है, तो हर एक पे कितना प्रॉफिट है। आम आदमी तो ऐसे ही सोचता है ना, टोटल कितने बिके 7, हर एक पे कितना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 42। तो लिखो लेफ्ट साइड पे ज़बानी प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय मैंगो मैन, ज़बानी प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय आ मैंगो मैन इज इक्वल टू 42। 42 का ब्रैकेट में लिख सकते हो 6 into 7, है ना। ये आम आदमी वाला प्रॉफिट का था, पता नहीं क्या कुछ सोचे जा रहे हैं। अब ये देखो 42 प्रॉफिट बस जहन में रखना, बल्कि सफे पे भी लिखा हुआ है, ये वैसे ही रख लेना जहन में। अब भूल जाओ कोई ज़बानी प्रॉफिट था, भूल जाओ कोई नॉर्मल लॉस भी है, भूल जाओ। कितने यूनिट्स खरीदे थे, पड़े थे, कितने खरीदे, कितने हो गए, सबकी बहुत जोर वाली तवज्जो चाहिए। कितने यूनिट्स पड़े थे, कितने खरीदे, कितने जल गए, नहीं जले, अब नॉर्मल लॉस तो मैंने अज्यूम किया जल गए हैं, ठीक है। कितने पड़े थे, कितने खरीदे, कितने हो गए, कितने जल गए, कितने बचे, कितने बिक गए 7, कितने बिक गए। अच्छा मुझे भूल गया कितने पड़े थे, फिर शुरू से कहानी, फिर शुरू से, चुप, शुरू से कहानी। ओपनिंग कितने थे, कितने खरीदे, कितने हो गए, कितने जल गए, कितने बचे, कितने बिक गए, कितने बचे। हाँ हाँ 7 पड़े हैं, एक वो जो चोरी हुआ, एक वो जो चोरी हुआ, कितने बच गए, लो 6। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हैं, इनटू हर एक कितने का पड़ा है आज तक हमें 20 का, टोटल 120। कॉस्ट ऑफ सेल बताना, वन 160, श्योर, आंसर 22। ज़बानी प्रॉफिट देखना, ज़बानी प्रॉफिट देखना, और आपका अकाउंटेंट्स वाला प्रॉफिट कितना डिफरेंस, 20 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया। हाँ आपने तो कुछ नहीं किया, 20 से प्रॉफिट कैसे कम हो गया। अच्छा है तो नॉर्मल लॉस, ये पता लग गया। हर एक यूनिट अगर 20 का है तो फिर ये हमने जो मैंगो मैन ने निकाल के दिया था 42 का प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो 42 था, ये 20 रुपए का एबनॉर्मल लॉस है। अच्छा ये तो खुशी महसूस हुई कि एबनॉर्मल लॉस चार्ज हो गया है, तो प्रॉफिट जो कम हो गया खुद ब खुद, लेकिन हमने किया कराया तो कुछ नहीं। खुद सोचो, हमने किया कराया तो कुछ नहीं, क्या किया, क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक कम किया है, क्लोजिंग स्टॉक कम किया, क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई। जी नहीं मैं सही बोल रहा हूं, चुप करो, जो मैंने बोला है उसको सही समझ के सुनो। क्लोजिंग स्टॉक हमने कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, लॉस खुद ब खुद चार्ज हुआ, कोई एंट्री पास नहीं की, कोई एंट्री पास। शाम की क्लास में टाइम से इसलिए आइएगा क्योंकि बात यहां से शुरू होगी कि सुनो सुनो के इधर देखो, नंबर 5 पे पहुंचे, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आपने कहा एंट्री करो, मैंने कहा नो एंट्री रिक्वायर्ड, मैंने कहा नो एंट्री रिक्वायर्ड। इधर देखो, देखते तो जाओ कम से कम, 160 बटा 20 तो करो जरा, 160 बटा 20 तो करो, 8 80 8। अब जरा ध्यान से ये बात सामने आ रही है, इधर देखो सेल कितने यूनिट्स की पड़ी है, ये कॉस्ट ऑफ सेल कितने यूनिट्स की पड़ी है, नॉर्मल लॉस 7 बेचने के लिए 8 खरीदे, 7 बेचने के लिए 8 खरीदे, यानी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनाया है। बना कैसे, हमने तो एंट्री नहीं की, एंट्री तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, उसके लिए मैंने उर्दू में जो बोला है वो
शाम में आते ही लिखवाऊंगा। और जब एनआरवी लॉस भी इसी तरह से अगली एग्जाम्पल में करेंगे ना, तो फिर सब कुछ प्रूव हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ जबानी सुन के जाओ, शाम में मिलेंगे। वो शाम में बात क्या करूंगा आते ही कि पीरियोडिक सिस्टम में हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं करते, क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। ये अल्फाज में आपको लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ये क्वेश्चन नोट करके रखना। ये